साल 2005 में स्टीव जॉब्स एप्पल के को फाउंडर ने कमेंसमेंट एड्रेस किया स्टैनफोर्ड की ग्रेजुएटिंग क्लास को, और अपनी स्पीच के बीच जैसे में वो बोलते हैं कि किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको उस चीज से प्यार करना पड़ेगा। You've got to find what you love. You've got to find what you love. You've got to find what you love. अगर आज आप ये YouTube वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो में 28 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। जब सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स में ये मैसेज को इंटरप्रेट किया गया तो सबने सोचा कि स्टीव जॉब्स कहना चाहते थे कि सबसे पहले फाइंड करो कि आप किस चीज से प्यार करते हो, और जब आपको ये चीज पता चल जाए उसके बाद उस चीज में बहुत ज्यादा मेहनत करो और फाइनली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और इस मैसेज को इस तरीके से भी रिफ्रेज किया जाता है कि फॉलो योर पैशन। अगर हम ये फ्रेज गूगल के Ngram व्यूअर में सर्च करते हैं तो हमें पता चलेगा कि फॉलो योर पैशन पहली बार 1940s में एक प्ले में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 3 वुड कटर किसी और पैशन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी स्टीव जॉब्स से पहले ये फ्रेज बहुत बार यूज हो चुका था कि फॉलो योर पैशन, और आजकल सभी लोग इस चीज को ट्रू मानते हैं और इस एडवाइस को ही एक सक्सेस मंत्र मानते हैं। लेकिन कैल न्यूपोर्ट, जो कि MIT से कंप्यूटर साइंस में PhD हैं और इस बुक सो गुड दे कांट इग्नोर यू के ऑथर हैं, वो बोलते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट गलत इंटरप्रेटेड है। इसके लिए पहले हम स्टीव जॉब्स की लाइफ को देखेंगे कि उन्होंने सक्सेस कैसे अचीव करी, और फाइनली इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि अगर फॉलो योर पैशन एक सक्सेसफुल पाथ नहीं है तो फिर क्या है। आज हमारे पास जितने भी बायोग्राफिकल सोर्सेज हैं उनसे पता चलता है कि स्कूल में पढ़ रहे स्टीव जॉब्स को कोई भी टेक्निकल कंपनी खोलने में इंटरेस्ट नहीं था, ना ही कोई टेक्निकल साइड इंटरेस्ट था, ना ही उन्होंने बर्कली में जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, जो कि उस वक्त उस जगह उस टाइम पे एक लॉजिकल डिसीजन हो सकता था किसी भी टेक्निकल साइड इंटरेस्ट दिखाने वाले इंसान के लिए। ना ही उन्होंने स्टैनफोर्ड में कोई बिजनेस स्टडी की जो ये दिखाता कि उनका बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट था। उन्होंने वर्बल आर्ट स्कूल में हिस्ट्री और डांस स्टडी किया और बहुत जल्द वो भी छोड़ दिया। वो नंगे पांव कॉलेज कैंपस में घूमते और वहाँ के कृष्ण मंदिरों में जाके मुफ्त का भंडारा खाते। उसके बाद वो कैलिफोर्निया वापस आ गए और वहाँ पे एक वीडियो गेम मैन्युफैक्चरर अटारी में नाइट शिफ्ट ज्वाइन कर ली और कुछ पैसे इकट्ठे करके इंडिया आ गए और ईस्टर्न माइथोलॉजी स्टडी करी। अगर इस टाइम तक हम स्टीव जॉब्स की लाइफ को स्टडी करें तो सारे फैक्ट्स बताते हैं कि इस एज तक स्टीव जॉब्स एक ऐसा लड़का था जो ये जानना चाहता था कि उसको लाइफ में क्या करना है और लाइफ का असली मीनिंग क्या है। जब वो इंडिया से वापस पहुंचे तो उन्हें अपना पुराना दोस्त वॉज नायक मिले, जो कि अपना खुद का कंप्यूटर बना रहे थे। थोड़े दिनों के बाद जब उनकी मुलाकात एक हार्डवेयर स्टोर के मालिक पॉल से हुई तो उन्होंने पॉल को कन्विंस कर दिया कि वो उन्हें 50 कंप्यूटर्स बना के दे सकते हैं और वो कंप्यूटर्स पॉल वहाँ के लोकल हॉबिसिस्ट को बेच सकते हैं। उस वक्त स्टीव जॉब्स का मेन गोल सिर्फ कुछ पैसे कमाने का था, लेकिन पॉल ने वहाँ पे उनको बोला कि उन्हें सिर्फ सर्किट बोर्ड्स नहीं बल्कि पूरा कंप्यूटर चाहिए। वहां से स्टीव जॉब्स को भी आइडिया आ गया और इवेंचुअली इस तरीके से एप्पल 1 प्रोड्यूस हुआ। अगर हम स्टीव जॉब्स की लाइफ से लेसन्स लेते हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि पहले से स्टीव जॉब्स को टेक्नोलॉजी से प्यार नहीं था। उन्हें बस एक अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को इंटेंसली फॉलो किया और फाइनली वो चीज उनका पैशन बन गई। इसीलिए कैल बताते हैं कि सक्सेस के लिए 2 फिलॉसफीज हैं, एक द पैशन माइंडसेट और सेकंड द क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। जो पैशन माइंडसेट की हाइपोथेसिस है वो बोलती है कि हमारा पहले से ही कोई पैशन था और हमें वो ढूंढना है, और अगर हमें किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है वो हमारा पैशन नहीं है, इसीलिए हमें किसी और चीज को ढूंढना पड़ेगा। कैल बोलते हैं कि जो लोग इस फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं वो ज्यादातर कंफ्यूज्ड और दुखी रहते हैं, क्योंकि जब भी आपको कोई काम बोरिंग लगने लगेगा आप क्विट कर दोगे, हार मान लोगे, क्योंकि अगर वो आपका पैशन है उसमें तो आपको मजा आना चाहिए था, वो काम तो बोरिंग नहीं लगना चाहिए था। इनडायरेक्टली ये पैशन वाली थ्योरी इस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करने के लिए बोलती है कि दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो हमें खुश करेगी, जबकि क्राफ्ट्समैन माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने से ये पूछते हैं कि मैं अपने को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ ताकि दुनिया को मैं कुछ एकदम यूनिक और वैल्यूएबल प्रोवाइड करूँ, चाहे मुझे वो चीज बोरिंग या बहुत थकाने वाली लग रही हो। कैल बोलते हैं कि आप किसी भी चीज के बारे में एकदम पैशनेट हो जाओगे अगर आपको उस चीज से ये 3 चीजें मिल जाती हैं, क्रिएटिविटी,
कंट्रोल और इम्पैक्ट, क्रिएटिविटी। अगर आप किसी भी जॉब में अपने आइडियाज इंप्लीमेंट कर सको और आपको उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए रोका ना जाए तो आप उस जॉब को पसंद करने लगेंगे। कंट्रोल का मतलब है कि एटलीस्ट आप ये थोड़ा बहुत डिसाइड कर पाए कि आप कब, कहां और कैसे काम करेंगे। अगर आपका काम आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स या कस्टमर्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, उनकी लाइफ इंप्रूव करता है, तो आप उस काम को प्यार करने लगेंगे। ये 3 चीजें, कंट्रोल, क्रिएटिविटी और इम्पैक्ट, बहुत ही वैल्यूएबल और रेयर हैं। और अगर आप ये अपने करियर में चाहते हैं तो आपको भी बहुत रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, जो कि आ सकता है सिर्फ क्राफ्ट्समैन माइंडसेट से। तो अब सवाल ये आता है कि इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। नवंबर 2008 में मैलकॉम ग्लैडवेल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आउटलायर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस। उसमें बताया गया था कि जो भी लोग किसी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उन्होंने उस फील्ड में एटलीस्ट 10,000 आवर्स दिए थे। और यहां से आया था वो बहुत ज्यादा फेमस रूल, द रूल ऑफ 10,000 आवर्स। यानी अगर आप किसी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा या फिर विश्वनाथ आनंद, तो आपको अपनी लाइफ के एटलीस्ट 10,000 आवर्स उस पर्टिकुलर फील्ड में देने पड़ेंगे। लेकिन कैल बताते हैं कि सिर्फ 10,000 आवर्स ही सफिशिएंट नहीं है, ये भी मैटर करता है कि आप उन 10,000 आवर्स में करते क्या हैं, और इसी से आपका सक्सेस रेट डिफाइन होता है। इसके लिए कैल ने अपनी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें उन्होंने अपने को बाकी फेमस गिटारिस्ट के साथ कंपेयर किया है। कैल बताते हैं कि उन्होंने भी अप्रोक्सीमेटली गिटार को 10,000 आवर्स दिए थे, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि बाकी फेमस गिटारिस्ट। जब वो गिटार प्ले करते थे तो उन्हें सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब वो उसी सॉन्ग को प्ले कर रहे हो जो उन्हें ऑलरेडी आता है, और जब भी उन्हें कोई नया सॉन्ग प्ले करने के लिए बोलता था तो उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था और वो बहुत ही जल्दी क्विट कर देते थे। जबकि बाकी फेमस गिटारिस्ट, जब उन्हें कोई नया सॉन्ग प्ले करने के लिए बोला जाता तो वो नया सॉन्ग सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते और उस अनकंफर्टेबल पोजीशन के बावजूद अपने स्किल्स को कॉन्शियसली इंप्रूव करते रहते। अगर हमें भी किसी स्किल में बहुत अच्छा होना है तो हमें ये 3 स्टेप्स करने होंगे। स्टेप नंबर 1, हमें कॉन्शियसली टाइम स्लॉट्स चूज करने पड़ेंगे जिसमें हम एक पुजारी की तरह सिर्फ अपनी स्किल पे काम करेंगे। स्टेप नंबर 2, क्योंकि जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो हम हमेशा डिस्कम्फर्ट ही फील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने को उस काम के लिए पुश करेंगे। और फाइनली स्टेप नंबर 3, हम अपने मेंटर्स का फीडबैक लेंगे और दोबारा से जहां पे हमने गलतियां करी हैं उसमें हम इंप्रूव करेंगे। दोस्तों, अगर हम ये लेवल अचीव करना चाहते हैं कि हम इतने अच्छे हो जाएं कि कोई हमें इग्नोर ना कर पाए, तो हमेशा अपने आप से हमें एक सवाल पूछते रहना चाहिए कि जिस भी स्किल में हम इंप्रूव हो रहे हैं, क्या वो स्किल वैल्यूएबल और रेयर है? क्योंकि तभी जब हम उस स्किल से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो वो हमारा पैशन बन पाएगी। दोस्तों, हम बहुत ही जल्द एक गीगल की ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट्स पे आप अपने सारे आइडियाज बता सकते हैं ताकि उनमें से हम बेस्ट आइडियाज उस ऐप में इंक्लूड कर सकें। और अगर आप ऐसे हाई नॉलेजेबल वीडियोज कभी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल का बटन नहीं दबाते तो आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी और ये सारी की सारी वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज भी लैग करेगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले और वो तरक्की करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।